Assalamu alaikum. Welcome to another edition of the Practical Way. So we are back with some chemistry practicals. अच्छा, आज जो हमारा एजेंडा है वो हम कर रहे होंगे रिडॉक्स टाइट्रेशंस. वी डन विद एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. सो आज हम जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू बी यूजिंग KMnO4 और इसमें हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती बिकॉज हम KMnO4 को ही डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर. ठीक है, सो वो हम देखेंगे. रिडॉक्स टाइट्रेशन एज सच कुछ डिफरेंस नहीं होगा. आपको लगेगा प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है बस, बट एक नई टेक्निक ऑफ टाइट्रेशन दिखाने के लिए आई एम गोइंग टू हैव टू रिकॉर्ड दिस प्रैक्टिकल. अच्छा, तो जो प्रैक्टिकल मैं आज कर रहा हूँ वो समर 2011 क्वेश्चन पेपर 33 है. ठीक है, हमें एक अननोन आयरन सॉल्ट दी हुई है. Fa1 के नाम से हमें एक अननोन आयरन सॉल्ट दी हुई है जिसकी हमने जो है वो ये निकालना है कि इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ आयरन है. हाउ मेनी परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन इन दिस सॉल्ट. हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे और फिर देखेंगे. बेसिकली ज्यादातर जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं जो आगे कोर्स में आती हैं वो ये आएंगी कि Fe2+ को आप Fe3+ में ऑक्सीडाइज करोगे यूजिंग KMnO4. ठीक है, KMnO4 क्या होता है? KMnO4 जब लाइक व्हेन इट हैज नॉट ऑक्सीडाइज्ड एनीथिंग या KMnO4 खुद रिड्यूस नहीं हुआ तो KMnO4 इन इट्स नेचुरल कलर स्टेट वो पर्पल होता है और जैसे ही KMnO4 रिड्यूस हो जाता है दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है तो ये कलरलेस हो जाता है. राइट. सो अब डिपेंड करता है कि आपने KMnO4 कॉनिकल फ्लास्क में डाला हुआ है या ब्यूरेट से रन डाउन कर रहे हैं. यूजुअली ब्यूरेट से ही रन डाउन कर रहे होते हैं हम KMnO4 को. सो हमारा एंड पॉइंट जो होता है बॉक्सरो बेस का ये होता है कि हम कलरलेस से रुक रहे होते हैं व्हेन वी गेट अ पर्पल परमानेंट पर्पल कलर. ठीक है, एक दो और चीजें हम जरा देखेंगे इसमें कि Fe2+ आयन से Fe3+ आयन की ट्रांजिशन क्या हमने वो करेक्ट करी और उसको वैलिडेट भी करेंगे. वो भी एक बड़े मजे का पार्ट होगा. एंड बेसिकली जो है वो हम आज रिडॉक्स टाइट्रेशंस फुली देख रहे होंगे, उसमें सारी चीजें देख रहे होंगे, उसमें हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा. एंड लेट्स स्टार्ट राइट विद इट. अच्छा, सो वंस अगेन मैं बता देता हूँ. हमें Fa1 दिया हुआ है विच इज एन अननोन आयरन 2 सॉल्ट, यानी इसमें Fe2+ आयंस प्रेजेंट होंगे इस आयरन सॉल्ट में. KMnO4 सॉल्यूशन है 0.01 मोल पर DMQ इसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है और 1 मोल पर DMQ सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली तीन केमिकल्स हैं. बाकी सारा पैरेटस जो केमिस्ट्री की लैब में हमारे पास अवेलेबल होता है, ब्यूरेट पिपेट वगैरह, वही करके हमें टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म करनी होगी. ओके, सो अब हमें क्या करना है? वी नीड टू मेजर आउट द मास ऑफ द Fa1 वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, एक 250 cm³ का बीकर ले लेते हैं. मैंने ऑलरेडी प्री वॉश किया हुआ है इस बीकर को. ठीक है, सो आई डोंट नीड टू क्लीन इट अगेन. कल रात से मैंने धो के रखे हैं सारे करके. अच्छा, अब अगर आपके पास ये हो ना कि जैसे आपने इसको ऑन किया लेकिन अभी कुछ नहीं रखा हुआ लेकिन स्टिल शोइंग यू 0.04 ग्राम्स, सो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस टेयर बटन. ठीक है, आप टेयर का बटन दबाते हैं तो वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, वो जीरो पे रीसेट होता है. मतलब वो अज्यूम ही करता है कि अभी भी जो भी मेरे को रखा हुआ है वो जीरो ही रखा हुआ है. अच्छा, अब मैं इसका मास मेजर कर लेता हूँ इस पूरे एम्प्टी कंटेनर का. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास 8.66 आ रहा है पहला वाला. सो वी आर गेटिंग 8.66 एज द मास ऑफ द कंटेनर प्लस द सॉल्ट. ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको सॉल्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है, हमेशा बेटर टेक्निक ये होती है कि आप जो है वो पहले जो आपको कंटेनर दिया हुआ उसका मेजर कर लें मास, फिर उसको ट्रांसफर करके फिर दोबारा मेजर कर लें. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जितना भी ट्रांसफर किया हो वो एग्जैक्टली सारा का सारा जो भी यहाँ पे था वो वहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, कुछ ना कुछ रह जाए. तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू डू इट लाइक दिस. अब मैं इसको टिक डाउन कर लेता हूँ. ठीक है, इसको हमने डाल लिया इसके अंदर, टैप कर लें सो दैट ट्रांसफर हो जाए. एंड अभी आप जैसे देख सकते हैं हल्के फुल्के आपको दिख रहे होंगे. ठीक है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू कम आउट, वो आप छोड़ दें. अब आप इसको कंटेनर को वापस जो है वो इसके ऊपर रख दें. आप इसका मास मेजर कर लें. ये आ रहा है हमारे पास 2.81 ग्राम्स. सेकेंड वाला 2.81 ग्राम्स है. अब आपने जो पहले मास निकाला था और इस वाले मास को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास वो आ जाएगा जितना आपने ट्रांसफर कर लिया है. तो जितनी भी यहाँ पे सॉल्ट है उसका मास आपके पास आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, सो लेट्स रिकॉर्ड आवर मास रीडिंग्स. ठीक है, अच्छा अब हमने जो मास ऑफ कंटेनर प्लस सॉल्ट मेजर किया था, मतलब जो हमारे कंटेनर के अंदर सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो हमने क्या मेजर किया था, उसको लिखने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जब भी आप अपनी ये लिख रहे हो कि यार मैंने क्या क्वांटिटी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके साथ लाजिमन उसके यूनिट जरूर लिख दिया करें. बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, ये स्लैश ग्राम्स लिखना, स्लैश cm³ लिखना. तो प्लीज इसको अपनी हैबिट बनाएं और जो है वो ये यूनिट्स जरूर लिख दिया करें जो भी आपने जो है वो रिकॉर्ड किया. अच्छा, वंस अगेन इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि आप ये जो है प्रॉपर टेबल बनाते हैं, आप ऐसे ही यूं लाइन में ये तीनों लिख के उनके सामने वैल्यूज लिख देते. दैट इज ऑल्सो ओके, बट टेबल मैंने ऐसे ही बना लिया है. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो टेबल बनाना ही सिखाते हैं, टेबल ही बोलते हैं.
तो टेबल भी बना ले तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ये 8.66 हो गया। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर ग्राम्स उधर लिख दिया तो आपको अब कोई जरूरत नहीं है आप ग्राम्स दोबारा से यहाँ पे लिखें, इट्स ओके, वहीं पे लिखा हुआ है, दैट्स इनफ। 8.66 आया था मेरे पास, ये 2.81 आया था, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.66 माइनस 2.81, आई एम गेटिंग मास ऑफ Fa1 ऑफ 5.85 ग्राम्स। ठीक है, तो मैंने 5.85 ग्राम्स जो है वो ट्रांसफर किया था Fa1 का। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तरीका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग आउट द मास जो हमने ट्रांसफर किया है। और ये नहीं करते कि पहले हम एम्प्टी कंटेनर का मास ले लें, फिर उसमें अपनी चीज डाल के वो जो मास आ रहा है और फिर उसको टिप ओवर कर दें। ठीक है, मतलब बहुत सारी दफा बच्चे ये भी करते हैं, ये भी समझते हैं, ऑल्दो P3 में जो है वो लीवे देता नहीं एग्जामिनर कि बच्चे को जो है वो पहले से केमिकल दे दिया जाए और फिर वो अपनी मर्जी से मास लेके और फिर करे। वो एग्जामिनर ज्यादातर वो कंटेनर ही प्रोवाइड कर देता है जिसका उसने करना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे P3 से जब P5 की तरफ जा रहे होते हैं A2 में, तो व्हाट डू दे थिंक, वो ये समझते हैं कि यार पहले हम ये करते हैं कि हम मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर ले लेते हैं, फिर हम मास ऑफ कंटेनर प्लस Fa1 ले लेंगे, यानी मतलब पहले एम्प्टी होगा हमारा कंटेनर, फर्स्ट वी हैव आवर कंटेनर एज एम्प्टी, फिर हम उसके अंदर अपना जो भी चीज है वो हम डाल लेंगे, और जो हमारा नया मास आ गया वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और फिर बस इसको ट्रांसफर कर देंगे, खत्म हो गई कहानी। दिस मेथड इज ओके, इससे रिजल्ट इतना रॉन्ग नहीं आएंगे, लेकिन इन दी इवेंट की जैसे अगर आपने ट्रांसफर किया लेकिन थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो है वो पीछे रह गए, तो फिर इतना एरर आपका जो है वो एक्सपेरिमेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू हो जाएगी। बेस्ट तरीका जो भी होता है मास ट्रांसफर करने का वो यही होता है कि आप क्या करें, आप पहले जो है वो उस कंटेनर में भर लें जो भी आपने जो है वो ट्रांसफर करना है, और वो मास पहले रिकॉर्ड कर लें, फिर ट्रांसफर कर लेने के बाद फिर दोबारा से मास मेजर करें। अब आपको पता है कि यार अगर इस 2.81 ग्राम में से अगर कंटेनर का मास अगर 2.79 ग्राम्स भी है, ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है, मैंने जो ट्रांसफर किया है वो जो जो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई सब्ट्रैक्शन करके वही ट्रांसफर हुआ है आगे। अगर इसमें 0.02 ग्राम्स रह भी गए कंटेनर में तो कोई मसले की बात नहीं, वो मेरी आगे के एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा, या मैंने गलत चीज को अकाउंट फॉर नहीं कर रहा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ज्यादातर हम मासेस को करते हुए हम इस तरीके से ही लेके चलते हैं, पहले जो है वो डाल के उसके साथ मेजर कर लो, फिर एम्प्टी कर लेने के बाद फिर दोबारा से मेजर कर लो, एंड देन सब्ट्रैक्ट इट आउट। कभी कभी ऐसा होगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा हम जो है वो ऐसे ही करें कि यार पहले कंटेनर उसमें पहले डाल लें और फिर एम्प्टी करके फिर देखें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जो है वो चीज पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे पास लेट से एक कंटेनर पड़ा हुआ था, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है, मुझे सारा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मुझे इसको एक दूसरे जो है वो फॉर एग्जाम्पल बीकर में ट्रांसफर करना है। अब इसमें हाँ मैं पहले एम्प्टी निकाल लूं, इसका मास मैं एम्प्टी वाला निकाल लूं पहले, ठीक है, लेट्स फर्स्ट वर्क आउट इट्स एम्प्टी मास, एंड देन व्हाट डू आई डू इज आई ट्रांसफर, एंड देन सी कि इसकी न्यू रीडिंग क्या आ रही है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं। तब उस केस में कोई एम्बिग्विटी नहीं आएगी, क्योंकि तुमने पहले एम्प्टी निकाला था, और तब जब तुम अब इसमें डालोगे अब तुमने डायरेक्टली आगे इस्तेमाल करना है, तुमने अब बीकर से कहीं और निकाल के किसी और जगह ट्रांसफर नहीं करना। सो इट्स ओके इन दैट रिगार्ड्स टू। हमेशा हमने ये मेक श्योर करना है कि यार मैं जो आगे लेके जा रहा हूँ मास की रीडिंग क्या वो मेरी सही है या नहीं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ज्यादातर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करोगे, कभी कभी जहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हाँ हम वो दूसरा वाला भी तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हम पहले जो एम्प्टी का लेंगे फिर साथ का लेंगे, लेकिन वो उस केस में होगा जब हमने साथ वाला जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करके वही इस्तेमाल करना है, मतलब उसी कंटेनर को आगे इस्तेमाल करना है। अच्छा, सो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो है वो जो हमें ये Fa2 प्रोवाइड किया है विच इज 1 मोल पर DMQ H2SO4, ठीक है, वी नीड टू ट्रांसफर अबाउट 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट इनटू द बीकर। अच्छा, अब देखो बेसिकली होता है कि रिडॉक्स टाइट्रेशंस में जब भी आप ज्यादातर KMnO4 इस्तेमाल करोगे या K2Cr2O7 इस्तेमाल करोगे, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, उसको एसिड जरूर चाहिए होता है। ठीक है, नंबर वन वो हेल्प करता है कि वो आपके मैंगनीज आयंस जो है वो खुद से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, सॉरी खुद से रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है, तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स इन दैट कि वो खुद ब खुद जो है वो उनको रिएक्शन ना करने लगे, एक वो इस तरीके से हेल्प करता है। दूसरा ये आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड सम H+ आयंस, बिकॉज दो नेगेटिव स्पीशीज यहाँ पे रिएक्ट कर रही होती है, सो टू मेक द रिएक्शन मोर फीजिबल, ठीक है, वो H+ आयंस ये बेसिकली एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, इससे ज्यादा हमारे पास ये H2SO4 का काम नहीं होता। बट जनरली जब भी आप रिडॉक्स टाइट्रेशंस कर रहे होंगे तो ज्यादातर जो है वो आप एसिड ही इस्तेमाल कर रहे होते हो एज योर क्या कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये आप थोड़ी क्वांटिटी ऑफ एसिड जरूर डालते हो सो दैट जो है वो आपके पास गुड रिजल्ट्स आए। अच्छा, दूसरी बात जो है, यू शुड ऑल्सो नो व्हेन यू आर गोइंग टू यूज सर्टेन अपैरेटस। अभी क्योंकि H2SO4 की हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट में डालें, तो ब्यूरेट या पिपेट इस्तेमाल करना इसमें बेकार है। ठीक है, हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ट्रांसफर करना है, और वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, डज नॉट रियली मैटर दैट मच।
सो वी जस्ट गोइंग टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। एक दफा 100 इसमें मेजर करके जल्दी से बीकर में डाल देंगे, फिर एक और दफा 100 मेजर करके और जो है वो बीकर में हम दोबारा से ट्रांसफर कर देंगे। सिंस वी डू नॉट नीड दैट मच एक्यूरेसी, ठीक है, तो हम इतना उस पर नहीं है, इतनी कोई मसले की बात नहीं है, हम जो है वो इसको आराम से यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर जो है वो इस कर सकते हैं। अच्छा, नाउ वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि भाई स्पिलिंग वगैरह ना हो, तो मैं जो हूँ वो ज़रा इसको सही तरीके से ट्रांसफर कर लूँ। वंस अगेन, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें ये नहीं करना, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जस्ट नीड टू अप्रोक्सीमेटली ट्रांसफर 100 cm3, ठीक है। जैसे अभी देख रहे हो मैंने एग्जैक्टली 100 तक नहीं भरा, बट इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दैट मच प्रॉब्लम, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली ही ट्रांसफर करना है। सो मैं इसमें जो है वो 100 cm3 एसिड जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मैं एक और 100 cm3 का पोर्शन लेके वो भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले थोड़ा सा कम लिए थे, अब थोड़ा सा ज्यादा आ गया। वंस अगेन नॉट एन इशू, बिकॉज H2SO4 हमें कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट क्वांटिटी में यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ हम सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड टू मेक इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये भी हम जो है वो इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये हमने ट्रांसफर कर दिया है, एंड देन दे आर सेइंग कि भाई आपने जो है वो इसको स्टिर करना है until all of the solid has dissolved। तो let me get the glass word। तो you just need to stir it, ठीक है। तो इसको जो स्टिर कर लें, थोड़ा सा जो है वो जो हमें जो सॉल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है उसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी लो ही है, ठीक है। यू माइट फाइंड कि एट द बॉटम ऑफ द बीकर वो जमा होना शुरू हो जाए, जस्ट स्टिर इट अबाउट लिटिल, ठीक है, ताकि आप सोल्यूशन बनाने तक आपका जो है वो सब कुछ प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो। बट राइट नाउ आई फील लाइक सब कुछ हमारे पास प्रॉपर्ली डिजॉल्व है, तो हम इसको भी फिलहाल यहीं पे स्टॉप कर लें। अच्छा, सो अब हमने क्या करना है, वी नीड टू ट्रांसफर जो भी हमने इधर सोल्यूशन बनाया है, हमें इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है, तो मैं इसको जो है वो प्रॉपर्ली मेक श्योर करूंगा कि कुछ स्पिल आउट ना हो, वरना मसला बन जाएगा। दूसरी बात जो है, जस्ट मेक श्योर कि ट्रांसफर करने से पहले जस्ट हैव अ लुक एट द बॉटम। इस सॉल्ट का ये मसला है कि इतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है, तो हो सकता है आपको पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे बॉटम पे नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। जस्ट मेक श्योर इट्स प्रॉपर्ली स्टिर्ड अराउंड, ठीक है, और स्टिर करके और फिर जल्दी से जो है वो उसको ट्रांसफर कर देना, वरना जो है वो कुछ रह जाता है नीचे। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। एंड में अगर कुछ रह जाए तो जस्ट मेक श्योर यू मिक्स इट अराउंड, ठीक है, प्रॉपर्ली सब कुछ डिजॉल्व हो, कुछ नीचे रह ना जाए, एंड देन जस्ट ट्रांसफर इट। मेक श्योर कुछ भी बाहर स्पिल ना हो, वरना फिर रिजल्ट्स खराब होने का चांस है, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफर कर लेते हैं सारा, दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, अब हमने इतना ये ट्रांसफर कर लिया है, ये आ गया हमारे पास हमारी सॉल्ट का सोल्यूशन। अब हम जो है वो उस बीकर को जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करके एंड देन वील ट्रांसफर इनटू दैट। अच्छा, दूसरी बात जो है व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन, कि मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को पहले से ही डिस्टिल्ड वाटर से क्लीन कर लिया था, एंड आई जस्ट रिंस्ड इट आउट जल्दी से एंड क्लीन इट। अब बेसिकली क्योंकि हमने इसमें सॉल्यूशन बनाना है, इवेंचुअली हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे ही, तो आप उसको धो के, अब डोंट वी डोंट नो पहले किसी ने टैप वाटर से धोया हुआ है व्हाटएवर, सो डिस्टिल्ड वाटर से जल्दी से आपने जो है वो क्लीन करके रख लिया, सो दैट इवन इफ आपने सॉल्यूशन बनाना, आपने इवेंचुअली इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना ही है, तो थोड़े बहुत डिस्टिल्ड वाटर के ड्रॉपलेट्स रह भी गए, तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट विल जस्ट ऐड अप टू द वॉल्यूम। वैसे ही हमने डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड ही करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का वही प्रोसीजर है, ठीक है। आपने जो है वो अब जो भी वॉशिंग है बीकर की, वो भी जो है वो ट्रांसफर करनी है। इस स्टेप के लिए मेक श्योर कि यू यूज डिस्टिल्ड वाटर ही, ठीक है, क्योंकि टैप वाटर वगैरह वो फिर गलत रिजल्ट्स देता है, ठीक है। एंड वी विल जस्ट ट्रांसफर दीज वॉशिंग्स, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। और एक और दफ़ा वॉश करके जो है वो मैं इसकी वॉशिंग जो है वो ट्रांसफर कर, जस्ट डोंट वेस्ट टू मच डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट जो है वो ऐड वाटर अप टू दिस मार्क, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, अभी आप कलरलेस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो आप लोअर मेनिस्कस जो है वो अलाइन करोगे इस मार्क के साथ। मेक श्योर यू सी इट हेड ऑन, ठीक है, स्ट्रेट ऑन देखिएगा, ताकि जो है वो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। स्ट्रेट ऑन देखिएगा और पैरेलल कलर वगैरह ना आए, एंड जस्ट उसको जो है वो लोअर मेनिस्कस को इधर आप अलाइन करें, बस दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। ये हमने कर दिया है यहाँ पे अलाइन लोअर मेनिस्कस को। दिस इज आवर स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। अब आप इसको स्टॉपर करके जो है वो अच्छी तरह शेक कर लें, हमारा सॉल्ट का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, सो मैंने कॉनिकल फ्लास्क भी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करके रख लिया है, तो इसमें हम 25 cm का पोर्शन जो है वो ट्रांसफर करेंगे अपना इसका जो हमने सोल्यूशन बनाया है, ठीक है।
अच्छा, ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, ब्यूरेट को इस्तेमाल करने की हमेशा एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी इधर इस टैब में कोई KMNO4 जमा नहीं है, ठीक है, तो आपको हल्का से इस टैब को ओपन करके मेक श्योर करना होगा जहां ये जो भी आपने यहाँ पे किया हुआ है वो यहाँ टैब में भी फिल हो जाए, क्योंकि जब आप टाइट्रेशन कर रहे होंगे और अगर आप टाइट्रेशन के दरमियान ये गैप फिल हो, मतलब ये पहले से फिल ना हो, तो फिर आपका वॉल्यूम डेफिनेटली रॉन्ग ही आएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि ये टैब भी आपके पास प्रॉपर्ली जो है वो फिल्ड हो। तो जस्ट लाइक दिस, अब आप देखें मैंने टैब को भी जो है वो प्रॉपर्ली फिल कर लिया अपने पास, नीचे तक जो है वो इसमें KMNO4 आया हुआ है, तो अब जो भी मैं रीडिंग्स लूंगा वो मेरे पास प्रॉपर्ली जो है वो सही आएंगी। अच्छा, इसको मैं जो हूँ यहाँ पे क्लैम्प कर लेता हूँ। वंस अगेन, अब मुझे इसका 25 CMQ का पोर्शन निकालना है, तो जस्ट मेक श्योर टू गिव इट अ शेक बिफोर यू यूज इट, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से शेक कर लें, ठीक है, पिपेट ले लें अपना, एंड लेट्स गेट दी पिपेट फिलर एज वेल। चाहे तो मैंने तो पहले से इसको वॉश किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वॉश इट अगेन, आप चाहें तो आप डिस्टिल्ड वाटर से एक दफा इसको क्लीन कर लें वंस अगेन, क्योंकि अब हमने इस पिपेट को स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना है इधर से 25 CMQ के पोर्शन निकालने के लिए। सो मेक श्योर यू फर्स्ट टेक आउट सम ऑफ इट, हल्का सा इसमें पेपेट में जमा करके पहले पेपेट को इस तरीके से वॉश कर लो, एंड देन दिस पेपेट विल बी प्रॉपर्ली जो है वो सुटेबल फॉर टेकिंग आउट 25 CMQ पोर्शंस अगेन एंड अगेन फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है वो पेपेट फिलर कैसे इस्तेमाल होता है, पेपेट कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो मैं ऑलरेडी आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सो देयरफॉर यहाँ पे अब हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, उस सारी डिटेल्स पे, तो लेट्स जस्ट गेट राइट टू इट। इफ यू वांट टू नो हाउ टू यूज ए पिपेट और वो कैसे करना होता कैसे नहीं करना होता, सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की वीडियोस जो मैंने पहले से यहाँ पे अपलोड करी है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें निकाला है, ठीक है, मैं इससे रिंस कर रहा हूँ अपने पेपेट को, सो दैट जो है वो मेरा पेपेट यूजफुल हो जाए या सूटेबल हो जाए फॉर कंटिन्यूसली गेटिंग आउट 25 CMQ पोर्शंस फ्रॉम इट। वंस अगेन व्हेनेवर यू यूजिंग अ कलरलेस सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोअर मेनिस्कस आप लाइन करेंगे अपने पैरेटस में, और जब आप कलर सोल्यूशन इस्तेमाल करें तो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ब्यूरेट में हम अपर मेनिस्कस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेट्स जो है वो ट्रांसफर दिस कंप्लीटली टू ओवर हियर, और पहले हम ऑब्वियसली एक रफ टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, एंड देन वील हैव अ लुक कि फिर हम इसको जो है वो फाइन करके एंड देन वील गेट आवर फाइनल रिजल्ट्स आउट। तो आपने पेपेट से ट्रांसफर कर लिया, लास्ट में जो है वो पेपेट को जरूर टच जरूर कर दिया करें सोल्यूशन में, ताकि जो भी ड्रॉप था वो एट दी वेरिएंट वो भी बाहर निकल जाए। मैं पेपेट को सेट असाइड कर देता हूँ, ये हमारा और अब सुटेबल हो चुका है टू बी यूजिंग इट टू ट्रांसफर 25 CMQ पोर्शंस, ठीक है। अब आप इसको सेट असाइड कर दें, अब जब भी मुझे 25 CMQ का पोर्शन चाहिए होगा फॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टाइट्रेशंस, मैं इसको सीधा उठा के फौरन से इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे जो है वो कोई जरूरत नहीं है बार बार इसको वॉश वगैरह करने की, मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ सारी चीजें। अच्छा, ये भी मैं बंद करके रख दे रहा हूँ, एंड नाउ लेट्स परफॉर्म आर रफ टाइट्रेशन। अब मैं छोटा सा क्लोजअप शॉट लूंगा सो दैट यू कैन लुक एट द एंड रिजल्ट ऑफ द टाइट्रेशन, वो कैसा होता है, वो कैसे दिखाई देगा हमको, एंड देन आई विल आल्सो शो यू कि अपर मेनिस्कस पढ़ के हम अपनी रीडिंग क्या ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले जो है वो इनिशियल रीडिंग ले लेता हूँ अपनी, आई एम गोइंग टू रीड द अपर मेनिस्कस, ठीक है, ब्यूरेट को सीधा कर लेते हैं, तो ये आ गया अपर मेनिस्कस मेरा जो है वो आ रहा है at 2.6, so I'm getting my upper meniscus for this at 2.6। मैं फिर भी आपको क्लोजअप शॉट में दिखा दूंगा कैसे आपने जो है वो इसकी रीडिंग लेनी होती है। अच्छा, सो KMNO4 जो होता है वो ओरिजिनली पर्पल इन कलर होता है, राइट। सो बेसिकली क्या होगा कि KMNO4 जब यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Fe2+ आयंस प्रेजेंट है, वो Fe2+ आयंस फॉरन से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन Fe3+ आयंस, ठीक है, तो KMNO4 यूज अप हो जाएगा। अब KMNO4 जब अंदर जाएगा तो वो आपको नजर आएगा कि जो पर्पल KMNO4 था वो एकदम से कलरलेस हो जाता है, बिकॉज वो रिड्यूस हो जाता है, वो Fe2+ आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ही जब यहाँ पे Fe2+ आयंस खत्म हो जाएंगे, यानी और प्रेजेंट नहीं होंगे, देयर इज नो मोर Fe2+ आयंस प्रेजेंट टू गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3+ आयंस, तो क्या होगा कि आपका पर्पल जो कलर है वो परसिस्ट कर जाएगा, एंड दैट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ योर टाइट्रेशन, ठीक है। अभी क्योंकि मैं रफ टाइट्रेशन कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू डू इट अ लिटिल बिट फास्ट, ठीक है, आई एम गोइंग टू लेट इट ड्रॉप आउट, ठीक है, और जो है वो यू कैन सी कि वो लगता है पर्पल कलर जो है वो फौरन से डिसअपियर होता जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स लेट इट रन नाउ, एंड फिर जो है वो हम देख लेंगे इसको। ओके, सो मैंने अपनी ये रफ टाइट्रेशन परफॉर्म कर ली,
अब आप देखो कैसे जो है वो पहले सोल्यूशन कलरलेस रह रहा था, कलरलेस नहीं था एग्जैक्टली, ग्रीन था हमारा जो मोर सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, ठीक है। बट जो है वो अब देखो कैसे जब केमेनोफोर एक्सेस में हुआ, सो नाउ अ पिंक कलर हैज परसिस्टेड, ठीक है। मुझे आपको एक और ऑब्जर्वेशन दिखानी है, लेट्स लीव इट फॉर अ लिटिल बिट टू स्टैंड। तो आपको नजर आएगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, और उधर से भी वेरीफाई हो जाएगा समथिंग दैट वी बीन स्टडिंग इन आवर केमिस्ट्री कोर्स। जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो उसमें, तो वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, सो मुझे जो आपको दिखाना था वो ये दिखाना था। कैन यू सी कि पहले जब मैंने टाइट्रेशन स्टॉप करी थी तो आई हैड अ पिंक कलर। अभी अगर हम देखें तो ये तकरीबन रेडिश ब्राउन हो चुका है। नाउ द रीजन फॉर दैट इज कि हम सबको पता है कि Fe2+ जो होते हैं दे आर ग्रीन व्हेन इन सॉल्यूशन, या फिर Fe2+ जो सॉल्ट्स होती हैं वो ग्रीन होती है। दैट्स वाई जो हमने जो सॉल्ट इस्तेमाल करे थे शुरू में वो ग्रीन कलर की थी और उसका सोल्यूशन भी ग्रीन था। लेकिन अब दिस इज अनदर जो है वो इंडिकेटर फॉर यू कि भाई आपका जो है वो ऑक्सीडेशन सही तरीके से हुई है, और जितनी भी Fe2+ थी वो Fe3+ में तब्दील हो चुकी है, बिकॉज वी ऑल नो Fe3+ आयंस जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन इन कलर होते हैं। सो अगर आप अपने सोल्यूशन को लीव टू स्टैंड कर दोगे, इवेंचुअली जो है वो Fe3+ आयंस दे विल स्टार्ट शोइंग देयर कलर, और सोल्यूशन जो है आपका ब्राउन हो जाएगा। तो हमारा टाइट्रेशन के वक्त एंड पॉइंट तो पिंक था, बिकॉज उस वक्त तो हम केमनोफोर इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ही वो एक्सेस में उसने पिंक कलर दे दिया। लेकिन इवेंचुअली ऑन स्टैंडिंग दिस विल टर्न इनटू अ ब्राउन सॉल्यूशन, शोइंग यू दैट कि भाई आपका जो है वो बेसिकली Fe2+ जो है Fe3+ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू रीड द अपर मेनिस्कस एंड देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म द फर्दर टाइट्रेशंस एंड देन हेड ऑन टू द स्क्रीन आपको जो है वो कैलकुलेशन दिखाने के लिए। ओके, सो ये हमारा एंड पॉइंट आया है, ठीक है। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रीड दिस वैल्यू? आपको नजर आ रहा होगा इसमें दो मेनिस्कस है, एक ये डार्कर लोअर मेनिस्कस है और एक लाइटर जो है वो आपको ऊपर की तरफ एक मेनिस्कस नजर आ रहा होगा। आप कौन सा मेनिस्कस पढ़ेंगे? आप अपर मेनिस्कस पढ़ेंगे जो हमारा अभी 32.2 पे अलाइन कर रहा है। हम डार्कर वाला पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज सबसे पहले तो वो उसके नीचे तो नजर नहीं आ रही कोई रीडिंग, यू कैन नॉट सी कि उसके नीचे क्या है, ठीक है। इवन विद माई बेयर आईज कैमरे के बगैर भी मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। So that is why in a colored solution you will always read the upper meniscus. अपर मेनिस्कस पढ़ेंगे, इनिशियल के लिए भी आप अपर मेनिस्कस पढ़ेंगे, अभी भी अपर मेनिस्कस पढ़ेंगे। तो 32.2 आ रही है आपकी ये फाइनल रीडिंग, बस इसका मेक श्योर कीजिएगा। बाकी एज टाइट्रेशन में और कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नाउ आई परफॉर्म टू फर्दर टाइट्रेशंस अपना फाइन रिजल्ट निकालने के लिए, एंड देन आई टेक यू ऑन टू द स्क्रीन। अच्छा, देन लेट्स रिकॉर्ड आर जो है वो टाइटर्स। आई ऑलवेज ऑल्सो टोल्ड यू कि भाई आपकी जो ब्यूरेट रीडिंग्स होती हैं वो हमेशा हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक ली जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है वो यहाँ पे आपकी इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग आई है 2.6, तो आप इसको 2.6 लिखेंगे, बल्कि आप इसको 2.60 लिखें। दूसरी बात जो है वो ये है कि यार रिमेंबर टू राइट द यूनिट्स एज वेल। सो 2.60 cm³ मेरे पास ये आया था, और ये वाला मेरे पास आया था 32.20 cm³। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा कि यार मैंने कितना टाइटर जो है वो इस्तेमाल किया है। सो आई एम गेटिंग अ टाइटर ऑफ 29.60। रिमेंबर 2 डेसिमल प्लेसेस आपने लिखनी ही लिखनी है लाजमन। सो 29.60, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक अलाउंसेस होती है मार्क स्कीम में कि कब वो बच्चे को अलाउ करते हैं, राइट। बट जनरल रिकमेंडेशन मेरी आपको ये लगी भाई आप 2 डेसिमल प्लेसेस में ही लिखें ब्यूरेट की जो भी आपके पास रीडिंग आ रही है, वॉट एवर इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है। फिर चलते हैं अब हम यहाँ पे, हमने जो है वो मैंने कुछ जो है वो फर्दर टाइट्रेशंस परफॉर्म करी थी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, अब जो मैंने अपनी फाइन टाइट्रेशंस परफॉर्म करी थी उनकी मैं लिख लेता हूँ। द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आई गॉट फॉर द फर्स्ट टाइट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने सिर्फ 1 और 2 की बनाई है, मैंने कोई थर्ड टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं करी, ठीक है। वंस अगेन आई वांट टू रिइटरेट दिस पॉइंट कि भाई देखो, अगर आपके पास 1 और 2 के बीच में ही कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आ गई हैं, इट्स कंप्लीटली ओके, बस आपने यहीं तक रोकना है, आपके एक्सपेरिमेंट डन है, आपको दोबारा दोबारा टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी मार्क स्कीम में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अगर बच्चे ने उसके पास 2 कॉन्कॉर्डेंट आ गई हैं लेकिन वो एक तीसरी जबरदस्ती कर रहा है, तो आपने उधर से उसके मार्क्स काटने हैं, उसके मार्क्स वहां से कटेंगे। सो इस बात का ख्याल रखिए कि भाई आपके पास अगर 2 कॉन्कॉर्डेंट आ गई हैं आप चेक करते जाएं। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या था? विद इन 0.1 cm³ ऑफ ईच अदर। अगर आ गई है तो बस और कोई जरूरत नहीं है आपको बार 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 उसी चीज को करने की, यू जस्ट गो ऑन एंड यूज दैट, ठीक है। अगर नहीं आती, हाँ, फिर आप एक थर्ड टाइट्रेशन कर ले। फॉर एग्जाम्पल आपकी आती है अभी इसमें अगर आ रही है मेरे पास 29.3, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई 29.5, अब नहीं आई, ये कॉन्कॉर्डेंट नहीं है, तो आप अगर एक थर्ड टाइट्रेशन करते हो वो 29.4 आ जाती है, अब इट्स कंप्लीटली ओके। आपको जो भी रिजल्ट जो है वो हमने इस्तेमाल करने, आपने टिक प्लेस करके आपने बता दिया कि यार ठीक है ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। सो देन यू विल बी यूजिंग। लेकिन अगर आपके पास कॉन्कॉर्डेंट आ गई से 20.3 और 29.4 आ गई है,
That's it. These are concordant. That's it. You don't need to repeat the experiment again and again. That's it. You're going to choose this and you're going to use that. ठीक है. अच्छा, मेरे पास जो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आई है मेरी पहली फाइन टाइट्रेशन के लिए, वो आई थी 30.20 लिखूंगा. ठीक है, 30.20 लिखूंगा. मेक श्योर यूनिट्स आपने मेंशन किए हो. टेबल की कंस्ट्रक्शन देख लें, इजी बीजी टेबल है. ये आया था 0.80 इनिशियल, और वॉल्यूम ऑफ टाइटर यूज जो हमने यहाँ पे किया है ये 29.40 cm³ आया. सेकेंड में मैंने क्या किया, मैंने जो है वो फाइनल जो थी वो मेरी 31.80 थी. देन आई हैड 2.30 एज माय इनिशियल टाइटर रीडिंग, एंड माय फाइनल रीडिंग वाज 29.50. अब आप देखें मेरी ये दो कंपोनेंट आ गई. मैंने फर्दर कोई टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं करी, यही मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं इनसे जो है वो एवरेज निकालूंगा. So I will जो है वो work out the average. So 29.40 plus 29.50, ठीक है, डिवाइड बाय 2. आप लोगों को पता होगा एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एंड यू विल गेट 29.45. ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप दो डेसिमल प्लेसेस में काम कर रहे हो भी, तो आपकी जो एवरेज टाइटर आएगी या जो आपकी मीन टाइटर आएगी वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आएगी. और वो 4-5 आ जाए या कुछ 0.05 करके आ रही है, कुछ 5 करके आ रही है कुछ, so it's completely okay. That is allowed. A burette reading can give you till the closest 0.05 cm³. burette की जो अनसर्टेनिटी होती है वो 0.05 cm³ की होती है. सो दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइटर. इसमें हमने कोई गलती नहीं करी है, या हमें जो है वो कोई घबराने की जरूरत नहीं है. इसको हमें राउंड ऑफ करके जबरदस्ती 29.50 करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अच्छा, now show your working in appropriate significant figures in blah blah blah. और आपको बोला हुआ है calculate how many moles of MnO4 minus ions were present in the volume of Fe3 calculated in B. अच्छा, अब हम जो कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम MnO4 माइनस को क्या कर रहे थे, MnO4 माइनस कह रहा हूँ सॉरी, कि MnO4 को हम बेसिकली हम ब्यूरेट के थ्रू जो है वो रन कर रहे थे. और ये जो वॉल्यूम है, दिस इज द मीन वॉल्यूम of KMnO4 required. ठीक है, दिस इज द मीन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड. तो ऑब्वियसली वी नो कि यार अगर मैं इस वॉल्यूम को इस्तेमाल करूं और जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी इधर पोटेशियम मैग्नेट की, ठीक है, तो मैं जो है वो पोटेशियम मैग्नेट के मोल्स निकाल सकता हूं. ठीक है, और हम सबको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. सो मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. द कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.01. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज 0.01 है, यहाँ पे 0.0100 लिखा हुआ है. ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में आ गया, आपको कोई जरूरत नहीं आप 0.011100 पूरा लिखें. आप 0.01 भी लिख रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके. बात बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा, तो मैंने कहा मैं ये भी बता दूं, आप यहाँ पे लिख रहे हैं. हाँ, आपका फाइनल आंसर अब जो यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखोगे वो सही होनी चाहिए. दैट शुड बी करेक्टली राउंडेड ऑफ. बीच में वर्किंग में आप जो भी लिख रहे हो, as long as the value is correct, उसकी significant figures in the working is not required to really match that much. अच्छा, ये आगे 29.45 एंड इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, क्योंकि हमें cm³ को dm³ में कन्वर्ट करना है. बहुत सारे बच्चे डिवाइड बाय 1000 करते हैं. मैं जनरली मना करता हूँ भाई, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जो चीज है आपकी, आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें. दिस मेक्स योर कैलकुलेशंस फास्टर. कैलकुलेट रिपोर्ट करना भी ज्यादा जल्दी और आसान हो जाता है इससे. और दूसरा ये अच्छी हैबिट है. ठीक है, यू शुड बी एबल टू वर्क विद दीज जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म वाली फिगर्स होती हैं. 29.45 इंटू 10⁻⁻3. सो वी आर गेटिंग 2.945 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, अब अगर आप देखें ये 4 सिग्निफिकेंट है, और जो हमने वहां पे वैल्यू इस्तेमाल करी है, इफ यू हैव अ लुक एट दैट, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट है, राइट. 0.0100. प्रीसीडिंग जीरोस आर नेवर काउंटेड सिग्निफिकेंट. वन, अब ये जो डेसिमल प्लेस के बाद जो जीरोस आ रहे थे आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर, दे विल बी काउंटेड सिग्निफिकेंट. तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए और ये सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट है. सो मैं अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ कर दूंगा. मैं इसको 2.95 इंटू 10⁻⁻4 दे रहा हूँ इस आंसर को. 2.95 इंटू 10⁻⁻4. अच्छा, वन मोर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, सर हमारे पास जो वॉल्यूम है ये तो KMnO4 का है, दिस इज ऑफ KMnO4, राइट. और सर ये जो है ये भी KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन थी, ये कॉन्सेंट्रेशन है KMnO4 की, वो वॉल्यूम है KMnO4 का.
तो सर इससे MnO4 माइनस के मोल्स कैसे आ रहे हैं? मतलब MnO4 माइनस और KMnO4 तो बराबर नहीं है। वो है बराबर। बहुत सारे बच्चे ये भी चीज रियलाइज नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, आपको एग्जामिनर कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगा कि आप जो है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए और आपको बिल्कुल ही बताओ। KMnO4 ही तो बनाएगा जो है वो आपका MnO4 माइनस। The KMnO4 is responsible for releasing K plus and MnO4 minus ions. The MnO4 minus ions are therefore then taking part in the redox reaction and oxidizing the Fe2 plus ions. But ये बात हमने रियलाइज करनी कि भाई अगर तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ KMnO4 था तो तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इसी से ही आ रहा है, यही टूट के आ रहा है। सो अगर मैं इसके मोल्स निकाल लूं तो मुझे पता है इसके कितने मोल्स हैं। दैट्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर एक कंपाउंड को मैं तोड़ दूं तो एज अलोंग एज दी, अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये 2 लिखा हो तो फिर ये 2 जाता, तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता KMnO4 के मोल्स को। लेकिन अभी जो है भाई वो इस एक कंपाउंड में एक MnO4 है। This compound has got one MnO4 in it. That means if it's going to break and release MnO4, then it's going to release one MnO4 per one molecule. एक molecule of KMnO4 will release one molecule of MnO4 minus. ठीक है? So it's completely okay. यहाँ पे जो हमारे मोल्स आए हैं वो MnO4 माइनस के ही आए हैं। ये KMnO4 के मोल्स हैं और MnO4 माइनस के भी मोल्स हैं because they are having a 1:1 ratio. अच्छा, use the following equation to calculate how many moles of Fe2 plus were present in the conical flask. अब हमने जो है वो Fe2 plus के जो है वो मोल्स निकालने हैं कि वो कितने प्रेजेंट थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1:5 का रेशियो आ रहा है, यानी 1 मोल ऑफ MnO4 को कितने रिक्वायर्ड है? 5 मोल्स ऑफ Fe2 plus रिक्वायर्ड है। सो आई नो मुझे इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मोल्स ऑफ Fe2 plus will be 5 into 2.95 into 10 to the power minus 4। अच्छा, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये रेशियो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट दिस लिटिल बिट स्मॉलर एज वेल। अगर आपको ये रेशियो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप लिखें MnO4 माइनस इज टू Fe2 प्लस। मेरा रेशियो क्या था? 1:5 का है। आप वो रेशियो एज इट इज लिख लें। अब आपको पता किसके हैं? आपको पता इसके हैं, MnO4 माइनस के। तो आप 2.9 क्या है, 2.95 इंटू 10 पावर माइनस 4 इधर लिख लें और दूसरे वाले को x बोल दें और वो निकाल लें। ये भी कर सकते हैं हम। या अगर आप स्मार्ट हैं, आपको नजर आ रहा है भाई 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, आप सीधे सीधा 5 से मल्टीप्लाई करें, अपना आंसर निकाल लें। राइट, सो वी कैन वर्क आउट दिस। जो भी हमारे पास ये आ रहा है, दिस इज वर्किंग आउट टू बी 5 इंटू 2.95 इंटू 10 पावर माइनस 4। So 5 into 2.95 into 10 power minus 4, we are getting an answer of 1.475 into 10 to the power minus 3। ठीक है, once again 3 सिग्निफिकेंट हम इसको लिख लेते हैं, तो 1.48 लिख लेते हैं into 10 to the power minus 3। okay, calculate the number of moles of Fe2 plus in your weight sample of Fa1। अच्छा, अब हमने ये निकालना है कि यार जो हमारा वेट सैंपल था Fa1 का, उसके अंदर कितने मोल्स थे हमारे Fe2 प्लस। अच्छा, अब ये कहां से आएंगे? ये इस बात से आएंगे कि अगर आपको याद हो हमने किया क्या था, हमारा जो मेथड था वो ये था कि हमने पहले उसको मेजर आउट किया, फिर हमने उसको बीकर में डाल के हमने उसका सोल्यूशन तैयार करके हमने ग्रेजुएटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 250 cm क्यूब का जो है वो हमने सोल्यूशन बनाया था। वी मेड अ सोल्यूशन ऑफ 250 cm क्यूब, यानी, और अच्छा सॉरी, हमने 250 cm क्यूब का पोर्शन बना लिया। उसके बाद हमने पिपेट आउट किया था 25 cm क्यूब। हमने जब भी टाइट्रेशन परफॉर्म करी है हमने 25 cm क्यूब की परफॉर्म करी है, हमने पूरे 250 cm क्यूब की परफॉर्म नहीं करी है। राइट, सो नाउ व्हाट डू आई नो, ये जो मोल्स हैं इन द कॉनिकल फ्लास्क, ये 25 cm क्यूब के मोल्स हैं। These are the moles that are present in 25 cm cube. So that is 1.48 into 10 to the power minus 3। मुझे 25 cm क्यूब के नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वो चाहिए जो ओरिजिनली सैंपल में रिक्वायर, जो ओरिजिनली सैंपल में थे, और ये सैंपल मैंने डाला था 250 cm क्यूब के सॉल्यूशन के अंदर। इसको इससे मैंने इस्तेमाल किया 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो दैट मींस ये तो अभी तो इसमें 25 में इतने थे, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 250 में, जो मुझे वो भी दे देगा जो मेरे ओरिजिनल Fa1 में थे, क्योंकि मैंने Fa1 से ही बनाया है ये 250 cm क्यूब का पोर्शन। एंड वी कैन वर्क आउट दिस वैल्यू x once again, you can cross multiply and work it out। ये जो भी आ रही है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा बेसिकली, 1.48 into 3 into 250 divided by 25, that is coming out to be a 0.0148। So we are getting moles of Fe2 plus
as 0.0148 correct to 3 significant figures once again. अच्छा, अब आगे चलते हैं. Now we need to calculate the percentage of iron in Fa1. अब ये कैसे निकलेगी? ये ऐसे निकलेगी, आपको Fe2+ के मोल्स पता चल गए कितने थे वो, राइट? हमें ये पता है कि हमारे ओरिजिनल सैंपल का मास क्या था. वी नो व्हाट वाज द मास ऑफ द ओरिजिनल सैंपल. और मुझे अगर मोल्स ऑफ Fe2+ पता चल गए तो हम सबको पता है बहुत आसान होता है, हम मास ऑफ Fe2+ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. वी ऑल नो दैट द मास कैन बी वर्कड आउट. देखो ARB हमें इसीलिए दिया हुआ है. सो द मास कैन बी वर्कड आउट, मास ऑफ Fe2+, ठीक है जी, या Fe बोल लेते हैं बस इसमें, इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी मोल्स इनटू mr, राइट? हम उसके फॉर्मूला को mr या ar व्हाटएवर जो भी आपको दिया हुआ है, हम उसके वही फॉर्मूला रिराइट करके लिख रहे हैं जो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr ar वाला. हमारे पास Fe2+ के मोल्स कितने थे? 0.0148 थे इन Fa1. तो 0.0 क्या थे? 148, ठीक है. एंड देन मैं जो हूं वो फेरम के यानी आयरन के जो है वो AR से मल्टीप्लाई कर लूंगा टू वर्क आउट द मास ऑफ Fe that was present in Fa1. Let's work it out. ये क्या है? So into 55.8 and we are getting 0.82584. ठीक है, 0.82584. ये हमारे पास इतना आ रहा है. आप चाहें आप इसको 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लें, 0.826 ले लें, ठीक है नहीं. मैं अभी फिलहाल यही ले रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू, हम एंड में फिर जो है वो राउंड ऑफ कर लें. नाउ दिस इज द मास ऑफ Fe इन द सैंपल. और टोटल सैंपल का कितना मास था? टोटल सैंपल का मास हमारे पास ये था 5.85. 5.85 में से बस 0.825 ग्राम्स जो है वो आयरन है, बाकी सब आयरन के अलावा है, राइट? So to work out the percentage of Fe, how are we going to do that? We're going to put 0.82584 ऊपर. नीचे क्या रखेंगे? नीचे अपना टोटल सैंपल का मास रखेंगे, 5.85 रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. जैसे आप परसेंटेज निकालेंगे, मेरे अगर 46 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो 46% आपकी परसेंटेज बन जाएगी. अभी क्या है, इतना आयरन है इसमें से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे तो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाएगी. सो 5.85 से डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100. हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 14.12% लिख लेता हूँ अभी फिलहाल, इतना राउंड ऑफ कर लेते हैं, फिर हम अपना आंसर मजीद राउंड ऑफ कर देंगे. हमें 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको जो है वो 14.1% कर लेता हूँ. 3 सिग्निफिकेंट कैसे? 3 सिग्निफिकेंट ये वैल्यू थी, हम ऊपर से जितनी भी कैलकुलेशन लेके चलते आ रहे हैं वो 3 सिग्निफिकेंट ही चल रही थी. सो लास्ट देयरफॉर मैंने आंसर भी अपना 3 सिग्निफिकेंट तक दे दिया है, ठीक है. देयर आर अ नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट. One of these involves the reading taken using the balance. State the maximum individual error in any single balance reading. Now this is very important. ये हमने समझना है कि ये क्या होती है क्या नहीं होती. अच्छा, अब जो है अगर आप अपनी यहाँ पे रीडिंग्स देखें, आपने जो रीडिंग निकाली है, ठीक है, वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है या उसकी प्रिसीजन कितनी है, टू बी मोर एग्जैक्ट प्रिसीजन कितनी है उसकी प्रिसीजन अगर आप देखेंगे तो वो 0.01 ग्राम्स है. यानी मतलब मैं लोएस्ट इतना मेजर कर सकता हूँ, मुझे मेरा मास बैलेंस इतना भी करके दे रहा था, ठीक है. सबसे पहली बात तो ये होती है देखने की कि मेरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें से मुझे स्मॉलेस्ट मैं क्या रीड कर सकता हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आई कैन रीड, या फिर हम इसको स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रीडिंग भी आप इसको बोल. तो भाई स्मॉलेस्ट मुझे कितना मिल सकता है, ठीक है. अब आपके पास ये आ गई आपकी स्मॉलेस्ट क्या है. नाउ फर्दर अब आप इसमें अपने आपसे क्वेश्चन पूछोगे, मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास डिजिटल था या क्या मेरे पास मेरा इंस्ट्रूमेंट एनालॉग था. डिजिटल से क्या मुराद? जिसका डिजिटल डिस्प्ले हो, जैसे कैलकुलेटर होता है उसका डिजिटल डिस्प्ले होता है, वो आपको बाकायदा उसमें लाइनें नहीं डली होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है. लेकिन अगर मैं ब्यूरेट या मेजरिंग सिलेंडर की बात करूं तो उसमें लाइनें हैं, उसमें से लाइनों के बीच में पढ़ना पड़ता है कि यार क्या वैल्यू आ रही है. अब अगर आपके पास डिजिटल होता है तो आपने वो वैल्यू एज इज ले लेनी है, मतलब टेक वैल्यू एज इज. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यानी ये जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन आई आपके पास, आप वही वैल्यू उठा के ले लेंगे, यानी 0.01 ग्राम्स आपकी अनसर्टेनिटी है इसमें. लेकिन अगर आपके पास एनालॉग होता तो आप एनालॉग के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप डिवाइड बाय 2 ही करेंगे एंड यू विल गेट प्लस माइनस, फिर उस एतबार से आपके पास क्या आ जाएगा 0.005 ग्राम्स आ जाएगा. अब ये सवाल बहुत सारे बच्चे मतलब सर डिजिटल में, हालांकि डिजिटल स्केल है उसकी अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए थी, ये एनालॉग की अनसर्टेनिटी कम कैसे आ रही है? देखो असल में ये बात होती है कि डिजिटल में ना, क्योंकि आपके पास कोई लाइनें वगैरह नहीं दी हुई, उसमें तो वैल्यू है, जैसे अगर आ रही है हमारी 2.81 ग्राम्स आ रही थी, अब मुझे नहीं पता ये
2.805 था जिसको इसने राउंड ऑफ किया 2.81 पे, या क्या ये 2.815 था जिसने इसको राउंड ऑफ किया 2.81 पे, या क्या ये 2.81 ही था? मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो ये थी वैल्यू, या ये थी, या ये थी। मुझे ये नहीं पता, इन तीनों में से नहीं पता क्या वैल्यू थी असल में जो मेरे स्केल ने मुझे राउंड ऑफ करके 2.81 दी। ठीक है, जाहिरन बात है सिर्फ 2.81 नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट 2.81 में डाला हो, हल्का फुल्का 2.81 2 3 4 कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, राइट? नाउ दैट्स बिकॉज अब डिजिटल है, अब डिजिटल मुझे नहीं पता कि भाई ये ऊपर 0.5 से थी या नीचे 0.5 से थी, ये क्या थी असल, आई डोंट नो दैट। बट इन एन एनालॉग स्केल दैट इज पॉसिबल, आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका ब्यूरेट आपको दिखा रहा है कि यार ये 23.00 यानी 23 ये लिखा हुआ, और ये रहा आपका 23.1 वाला मार्क, अगर इसके बीच में आ रहा है तो आप उसको इंटरपोलेट कर सकते हो एज 23.05, यू कैन इंटरपोलेट इट। अगर आपकी जो मेनिस्कस थी वो यहाँ पे आ रही है इन दोनों के बीच में, तो आप इसको 23.05 ले सकते हो। दैट्स द बेनिफिट ऑफ एन एनालॉग स्केल, क्योंकि आप पढ़ सकते हो उसके बीच में, तो यू कैन सी दैट ना। नॉर्मली ऐसा होता है नहीं है, बहुत ही रेयरली होता है कि आप बीच में से इंटरपोलेशन करके कुछ पढ़ रहे हो, बिकॉज वो इतनी छोटी ग्रेजुएशन होती है, लोअर मेनिस्कस ऑलमोस्ट अलाइन कर ही जाता है सीडिंग के साथ। बट द पॉइंट इज in an analog scale there is an interpolation aspect possible, whereas in a digital scale it's not possible. So digital में जो smallest graduation होती है वो ही ली जाती है, और analog में जो आपकी half smallest division होती है वो ली जाती है। यानी आप analog के लिए half smallest division लोगे और digital के लिए आप smallest division लोगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ये लिख दिया है, आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। फॉर डिजिटल स्केल्स यूज द स्मॉलेस्ट डिवीजन, फॉर एनालॉग स्केल्स यूज हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब ब्यूरेट के अगर फॉर एग्जांपल हमसे पूछता तो मैं ब्यूरेट के लिए क्या लिखता, मैं 0.01 नहीं लिखता बल्कि मैं 0.005 लिखता। ठीक है, क्योंकि वो एनालॉग स्केल है। इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर की भी हम हाफ लेते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड सो एंड सो फॉर्थ। अच्छा, एक अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि एग्जामिनर को नहीं पता कि बच्चे के पास डिजिटल था या एनालॉग था, अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट भेजे और उसमें लिखा हुआ हो ये सब। ठीक है, तो इट्स ओके, आप दोनों ले सकते हो, एमएस में भी अलाउंस होती है कि आप एनालॉग या डिजिटल की दोनों की ले सकते हो। बट आई वुड से कि यार अपने पास ये रूल फॉलो करके रखो, यही वाला रूल फॉलो करो। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल एरर कितना था, हमने लिखा है 0.01 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मास ऑफ एवरीवन यूज्ड इन योर एक्सपेरिमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है 0.01 एरर था, 5.85 आपके पास आपका एक्चुअल रीडिंग थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, 0.01 नहीं लेंगे आपसे, बल्कि आप लेंगे 0.02। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भाई बेसिकली जो आपने जो वैल्यू निकाली है वो आपने निकाली कैसे है, वो आपने ऐसे निकाली है कि पहले आपने जो है वो कंटेनर प्लस F1 लिया, फिर आपने एम्प्टी कंटेनर लिया, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो एक्चुअली में आपने 5.85 मेजर नहीं किया, बल्कि आपने मेजर ये दो वैल्यूज कर ली और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की बेसिस पे ये थर्ड वैल्यू निकाली। सो द फॉर्मूला बिकम्स, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू निकाल रहे होते अपने आंसर्स, when you're using addition or subtraction to work out the answers, then what you're going to do, you are going to do 2 times whatever your error was divided by the actual value into 100। और 2 times क्यों हो रहा है, वो 2 times इसलिए हो रहा है बिकॉज 0.01 की अनसर्टेनिटी आई इन योर फर्स्ट वैल्यू जो आपने टोटल साथ में निकाला था, फिर मजीद एक और अनसर्टेनिटी आई होगी बिकॉज ऑफ द मेजरिंग ऑफ द एम्प्टी कंटेनर। तो ये 2 दफा जो है वो एड अप हो जाएगी, डिवाइड होगी बाय योर एक्चुअल क्वांटिटी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट वैल्यू। बहुत सारे लोग इसको बस बोलते हैं बच्चों को बस 2 टाइम्स होती है या 1 टाइम होती है, वो कुछ उल्टे सीधे अपने रूल सिखा दे। रूल डिफर करता है। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसके जिसके अंदर मुझे कोई जरूरत नहीं है 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए मैं ये नहीं देखता कि यार मेरे पास इनिशियल क्या था, मैं तो बस ये देखता हूँ कि यार अगर अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है जो है वो टेम्परेचर, तो बस सही है, बस यही एग्जैक्ट लेंगे। तो इसका मतलब है हम जो इसमें अनसर्टेनिटी लेंगे वो बस एक ही डिवीजन की लेंगे, 2 दफा की नहीं लेंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आपको डुअल रीडिंग लेके निकालना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आपको डुअल रीडिंग लेके नहीं निकालना पड़ता, आप एक ही रीडिंग में काम कर सकते हो। ठीक है, तो जब एक रीडिंग ले रहे हो तब एक ही दफा लोगे, जब 2 रीडिंग ले रहे हो तो तब 2 दफा अपनी अनसर्टेनिटी को एड अप करके और फिर जो है वो लोगे। So 0.02 divided by 5.85 into 100 and that is working out to be a 0.342%। ठीक है,
आप चाहो 0.342 दे दो, वरना आप इसको 2 सिग्निफिकेंट भी दे सकते हो, दैट्स आल्सो के 0.34% भी ओके है। बट ये हमारा जो है वो पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है रिगार्डिंग द रिडॉक्स टाइट्रेशन। आई होप यहाँ पे कुछ सीखने को मिला हो। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी बच्चों की, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कहा मैं ये वाली रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा, एड्रेसिंग लॉट ऑफ द क्वेरीज। बाकी इंशाल्लाह फिर और जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो होंगे, बिकॉज मैंने जो अब तक की क्वेरीज आई नहीं मैंने कहा इसमें सॉल्व कर दूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।